डियर स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट थर्ड में एन एफ का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का संबंध टैक्सेशन से है। पहला पेपर आपका इनकम टैक्स का है तथा दूसरा पेपर आपका जीएसटी का है। आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने आयकर का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। आयकर, जैसे कि इसका नाम है, आय पे लगने वाला कर है। कर को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि सरकार को अनिवार्य रूप से भुगतान की जाने वाली राशि को कर कहा जाता है। अब सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो मैं आपको बताऊं कि जब हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन था तब कर लेने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन आया तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के बाद अंग्रेज़ों को भारी हानि का सामना करना पड़ा। उस हानि से उबरने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम भारत में आयकर लागू किया। आयकर एक निश्चित सीमा से अधिक आय होने पर ही लगाया जाता है। 1860 में जब आयकर लागू किया गया तो उस वक्त न्यूनतम सीमा 200 रुपये थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की 200 रुपये से कम आय थी उसे कर का भुगतान नहीं करना था। 200 रुपये से ज़्यादा होने की स्थिति में ही आय पर आयकर लगाया गया। 1886 में आयकर अधिनियम बना, उसके बाद 1917 में बना, उसके बाद 1922 में बना। समय समय पे इन अधिनियमों में परिवर्तन होते रहे। आज़ादी के पश्चात हमारे देश में आयकर अधिनियम 1961 तैयार किया गया। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। आयकर के बारे में अधिक जानने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कर 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर है तथा दूसरा अप्रत्यक्ष कर है। कोई कर प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि यदि कराघात यानी जिस व्यक्ति पे कर लगाया गया हो एवं करापात यानी जिस व्यक्ति ने कर का भुगतान किया हो, यदि वे दोनों व्यक्ति एक ही हैं, यानी जिस पे कर लगाया गया है और वो व्यक्ति ही कर का भुगतान करे, तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आयकर एवं धनकर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। इसके विपरीत अगर जिस व्यक्ति पे कर लगाया जाए वे व्यक्ति उस कर को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, उस बर्डन को किसी और व्यक्ति के ऊपर डाल देता है, यानी कि कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा देते हैं। विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि ऐसे कर के उदाहरण हैं। आयकर को अच्छे से समझने के लिए हमें निम्नलिखित का अध्ययन हम अपने इस पेपर में करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है आयकर अधिनियम 1961। आयकर अधिनियम 1961, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम में कुल मिला के 298 धाराएँ हैं और 14 अनुसूचियाँ हैं। समय समय पे इस अधिनियम में परिवर्तन किया जाता रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आयकर नियम 1962 आता है। ये भी 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। ये आयकर अधिनियम के सप्लीमेंट की तरह ही कार्य करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रपत्र तथा गणना का तरीका बताया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वित्त विधेयक है। आपको जानकारी होगी और आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रति वर्ष वित्त मंत्री फरवरी के महीने में बजट पेश करते हैं। वित्त विधेयक उसी का एक अंग होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आयकर अधिनियम तो 1961 से 62 से लागू किया गया है, परंतु प्रति वर्ष वित्त विधेयक पेश करके
उसमें परिवर्तन किया जाता है, जैसे आयकर की सीमा बढ़ाई जाती है, कुछ छूटों को बढ़ा दिया जाता है, कुछ छूटों को हटा दिया जाता है। इस सब के संबंध में जो वित्त विधेयक लाता है उसका अध्ययन भी हमको करना पड़ेगा। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के परिपत्र समय समय पे वर्ष भर आते रहते हैं, उनका भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कई दफ़ा नोटिफिकेशन कर देती है, जैसे कि वित्त विधेयक तो फरवरी में ला दिया जाता है, लेकिन बाद में यदि किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण गवर्नमेंट देती है तो वो सर्कुलर भी, उनका भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ ही कई दफ़ा करदाता आयकर निर्धारण से संतुष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो न्यायालय के शरण में जाता है। न्यायालय इस संबंध में जो भी निर्णय देते हैं वे भी यहाँ पर आयकर के निर्धारण में काम आते हैं और करदाता के ऊपर लागू होते हैं। आयकर को समझने के लिए इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहली है वो करदाता। जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं कि करदाता वे व्यक्ति है जो कर चुकाता है। इसी तरीके से डिफाइन किया गया है कि कर चुकाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को करदाता कहा जाता है। अगर वह स्वयं है, जिंदा है, तो उसको जो भी एक वर्ष के अंदर आय होगी उसके ऊपर वह कर चुकाएगा। यदि वे व्यक्ति कोई अवयस्क है तो उसका अभिभावक, और अगर मान लीजिए वह अनिवासी है तो उसका एजेंट, और पागल आदि है तो उसका कानूनी प्रतिनिधि आदि करदाता माना जाता है। इसके अलावा कुछ आयों के संबंध में टीडीएस की व्यवस्था भी कर रखी है, यानी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि बैंक आदि हैं, उनको आय का भुगतान करते समय उस पर कर काट लेने की व्यवस्था कर रखी है। यदि वो उस आय पे आयकर नहीं काटते हैं तो ऐसी स्थिति में वे चूक में करदाता माने जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है व्यक्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्तियों के द्वारा आयकर चुकाया जाता है। यहाँ पर आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं जिनका निर्धारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम है व्यष्टि। व्यष्टि एक प्राकृतिक व्यक्ति है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह वयस्क हो, चाहे वह अवयस्क हो। उनका निर्धारण इस कैटेगरी में किया जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है वह हिंदू अविभाजित परिवार है। इसका निर्धारण एक परिवार के रूप में किया जाता है। अगर कोई परिवार ये चाहता है कि उसकी पैतृक संपत्तियों के ऊपर हिंदू अविभाजित परिवार की तरह गणना की जाए तो वो किया जा सकता है। परिवार के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा है कि व्यापार के जो स्वरूप होते हैं उसमें एक स्वरूप फर्म होता है, कंपनी होता है। यहाँ पर इनका भी निर्धारण करने के लिए अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। फर्म, जैसे कि आप जानते हो, साझेदारी फर्म है। साझेदारी फर्म में 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इनका निर्धारण भी इसी प्रकार से अलग किया जाएगा। कंपनी के बारे में मैंने आपको बता रखा है, जो पूर्व की कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, जो किसी व्यापार के लाभ के लिए गणना की जाती है। तो इस कैटेगरी में, यानी कंपनी ने जो लाभ कमाया है उसकी गणना के तरीका अलग है, वो इस कैटेगरी में हम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्तियों का समुदाय मिल गया है तो उसकी अलग व्यक्ति माना गया है। इसी प्रकार से जो लाभ कमाने के लिए नहीं होती हैं लेकिन सत्ता होती हैं, स्थापित की जाती हैं, जैसे स्थानीय सत्ता, लोकल बॉडीज़ जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, इनका कर निर्धारण अलग तरीके से किया जाता है। इन सब के अलावा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जैसे कोई मंदिर के पुजारी हैं या राजस्थान विश्वविद्यालय या अजमेर विश्वविद्यालय है, इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये व्यक्ति में इन जो 6-7 कैटेगरी बनाई गई हैं, इनमें इनके अलग अलग कर निर्धारण की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनको हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया और हमने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है कि हम एक वित्तीय वर्ष होता है,
इसी प्रकार से आयकर अधिनियम में यहाँ पर आप बार बार दो तरीके के वर्ष देखेंगे, जिसमें से पहले का नाम है कर निर्धारण वर्ष और दूसरे का नाम है गत वर्ष। कर निर्धारण वर्ष से तात्पर्य वे वर्ष हैं गत वर्ष के तुरंत बाद आने वाले 12 माह की अवधि, जो 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि गत वर्ष के तुरंत बाद वाला वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस वर्ष में आय कर का निर्धारण किया जाता है वे कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। गत वर्ष किसे कहते हैं कि ये वर्ष लगभग वित्तीय वर्ष के समान होता है, जो 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। ये कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पहले वाले वर्ष का वित्तीय वर्ष होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस वर्ष में आय कमाई जाएगी वे गत वर्ष कहलाएगा और जिस वर्ष में कर चुकाया जाएगा वे कर निर्धारण वर्ष किया जाएगा। तो आय अर्जित करने वाले वर्ष को हम यहाँ पर गत वर्ष में कहते हैं, जिस पे कर का भुगतान अगले वर्ष यानी कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। सामान्यतः इसी पद्धति को अपनाया जाता है, यानी कि गत वर्ष की आय पे कर निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान किया जाता है और निर्धारण किया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें गत वर्ष में ही आयकर का निर्धारण और भुगतान किया जाता है। जैसे यदि कोई अनिवासी व्यक्ति है तो उसे समुद्री जहाज से जो आय हुई है उसका कर निर्धारण गत वर्ष में ही किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भारतवर्ष से बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, और कर निर्धारण अधिकारी को ये लगता है कि ये व्यक्ति वापस दोबारा इस गत वर्ष में नहीं आएगा तो उसका कर निर्धारण उसी वर्ष में किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यवसाय बंद हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी गत वर्ष में ही उस व्यवसाय का कर निर्धारण कर दिया जाएगा। आप जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे कि जो आपको समस्या दी जाएगी उसके निस्तारण के लिए उसको सोल्व करते समय आपको गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष को ध्यान में रखना होता है। इस वर्ष के लिए गत वर्ष 2019-20 है तथा जिसका कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण परिभाषा है आय। जैसे कि आप जानते हैं कि आयकर आय पे लगता है, इसलिए आय की परिभाषा को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 224 में आय की कोई परिभाषा तो नहीं दी गई, लेकिन ये बताया गया है कि इसमें निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति कर्मचारी है तो उसको अपने नियोक्ता से जो वेतन प्राप्त होता है, भत्ते प्राप्त होते हैं, उसको आय में शामिल किया जाता है। ये सभी मौद्रिक रूप में होते हैं। इसके अलावा यदि कर्मचारी को अमौद्रिक सुविधाएं भी मिली हों, जैसे जिनको हम अनुलाभ बोलते हैं, तो उसको भी आय में शामिल किया जाता है। पूर्व की कक्षाओं में हमने देखा है कि कोई व्यापार है, चाहे वो एकल व्यापारी हो, साझेदारी हो या कंपनी हो, तो हम उसके लाभ ज्ञात करते हैं। इन लाभ को भी आय के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई कंपनी लाभांश का भुगतान करती है तो उसको भी आय में शामिल किया जाएगा। जो ट्रस्ट आदि होते हैं उनको चंदे प्राप्त होते हैं, इन चंदों को भी आय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई कंपनी महत्वपूर्ण बीमा पॉलिसी कराती है किन्हीं व्यक्तियों के संबंध में, तो उसके संबंध में जो राशि प्राप्त हुई है या बोनस प्राप्त हुआ है उसको भी आय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई लॉटरी वगैरह, जिसे हम आकस्मिक आय कहते हैं, यदि वो प्राप्त हुआ है किसी व्यक्ति को, जैसे कि घुड़दौड़ से आय हुई है, कोई वर्ग पहले जीतने से आय हुई है, किसी प्रकार की कोई लॉटरी लग गई है, तो उसे हम आकस्मिक आय कहते हैं। इस आकस्मिक आय को भी आय में शामिल किया गया है। यदि करदाता की कोई पूंजी संपत्ति हो और उस पूंजी संपत्ति को उसने गत वर्ष में हस्तांतरित किया हो, तो उसके हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ को भी आय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से धारा 28 के अंदर जैसे किसी व्यापारी को कोई लाभ हुए, अनुदान प्राप्त हुआ है, सहायता प्राप्त हुई है, तो उसको भी आय में शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि आय में यहाँ पर कोई सीमा नहीं बताई गई है, बल्कि उसकी एक लिस्ट बताई गई है। हम जब आयकर अधिनियम को पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, तो हम ये देखेंगे
कि इस आय को विभिन्न कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। मोटे तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी वेतन से आय है, किसी संपत्ति यानी जो मकान संपत्ति है उसको किराए पर उठाने से होने वाली आय, उसके बाद व्यापार अथवा पेशे से आय, उसके पश्चात अन्य साधनों से, और यहाँ पर पूंजी लाभ से जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत हम आय को ज्ञात करेंगे और फिर उस आय के ऊपर आयकर की गणना की जाएगी।